हेलो स्टूडेंट्स, आज इस पीपीटी में मैं इथिलीन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स स्पेशली उसी पे फोकस करूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें किस तरह से इथिलीन डिस्कवर हुई, किस तरह से उसका मैकेनिज्म एक्शन है, बायोसिंथेसिस है, वो स्लाइड्स भी इंक्लूड किए हैं। तो एटलीस्ट आप लोग समझ लीजिए कि इथिलीन नट शेल में पूरा का पूरा मैं इस पीपीटी में आपको बता रही हूँ। फिज़िकल नेचर ऑफ इथिलीन, देखिए इथिलीन जो है एक्चुअल में एक हाइड्रोकार्बन है, ये आप लोगों को पता है। और इसमें आप देखिए जो इट इज़ इथिलीन जो है इट इज़ IUPAC, इसका जो नाम है वो इथीन है। एंड इसमें डबल बॉन्ड होता ही है। इट इज़ एन कलरलेस गैस विच इज़ फ्लेमेबल नेचुरली, स्वीट एंड मस्की इसका ओडर होता है, इसकी जो खुशबू होती है मस्की एंड स्वीट होती है। इथिलीन सर्व्स एज हार्मोन इन प्लांट। इट एक्ट्स एज एट ट्रेस लेवल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। बहुत ही कम लेवल पे इथिलीन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय स्टिमुलेटिंग नेचुरली रेगुलेटिंग रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको फ्रूटिंग हार्मोन भी कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड द एब्सिशन और शेडिंग ऑफ द लीव्स जो है वो इथिलीन के कारण ही होता है। कॉमर्शियली राइपनिंग जो हार्मोन हम इसको कहते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ कैटालिटिक generators to make the ethylene gas from a liquid, and it is used as a fruit ripening hormone. Now in this slide history of discovery of ethylene में बहुत ही important नाम है, that is नेल्जुबो का, जिसने ट्रिपल रिस्पॉन्स सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रॉम द इल्यूमिनेटिंग कोल गैस। कैसे? ट्रिपल रेस्पॉन्स मीन्स क्या होता है कि जब हम इट्यूलेटेड पी सीडलिंग को इथिलीन गैस देते हैं तो जो इथिलीन है वो उसमें एक तो उसकी स्टेम ग्रोथ को कम करती है, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या है? उसकी रेडियल ग्रोथ को इंक्रीज कर देती है। और थर्ड इफेक्ट क्या है? उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। सो दीज आर द 3 ट्रिपल रेस्पॉन्सेस। और इन्हीं रेस्पॉन्सेस के कारण अल्टीमेटली जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ स्मोक जो था, जो कि क्रॉकर एंड नाइट ने डिस्कवर किया था 1908 में, और उसके बाद उसका इथिलीन नाम दिया। इथिलीन हैज़ बीन यूज्ड सिंस एंशियंट इजिप्शियन who would गैश फिक्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट राइपनिंग। फिक्स में राइपनिंग के लिए एंशियंट टाइम में भी इसको यूज़ किया जाता था। कैसे इथिलीन को वो लोग प्रोड्यूस करते थे? वुंडिंग, मतलब प्लांट में कोई वुंड प्रोड्यूस बना देते थे और उससे जो गैस निकलती थी उससे फिक्स जो है वो राइपन होते थे। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज़ द केमिस्ट्री ऑफ इथिलीन। केमिस्ट्री ऑफ इथिलीन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डबल बॉन्ड आप देखिए इसमें स्लाइड में दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एंड इथिलीन नेचुरली अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, कलरलेस है, एंड इट इज़ लाइटर देन एयर एट रूम टेम्परेचर एंड स्प्रिंगली soluble in water. Ethylene is flammable and highly volatile. Ethylene is nearly absorbed by potassium permanganate. The latter is frequently used to remove excess of ethylene from the storage chambers. अब क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ फ्रूट्स को हमें राइपन करना होता है या फ्रूट्स खुद राइप होते तो भी इथिलीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इथिलीन अगर ज़्यादा हो जाए तो सारे फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। तो एक्सेस ऑफ इथिलीन को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। Now in this slide, that is occurrence, distribution and transport of ethylene. Gaseous हार्मोन है तो नेचुरली जो इथिलीन है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इथिलीन जो है इट इज़ इजीली पास थ्रू द लिपिड पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए आराम से इंटरसेलुलर स्पेसेस में, प्लांट टिश्यूज़ में ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है।
इथिलीन जो है प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एट्सेट्रा. नाउ बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन. बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन आप लोगों को, वैसे तो मैंने पूरा वीडियो शेयर किया है. इथिलीन का जो प्रिकर्सर है, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है या जहाँ इथिलीन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज़ मिथियोनिन. नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम ACC कहते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो द प्रिकर्सर ऑफ इथेनॉल बायोसिंथेसिस. देखिए ACC का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि आप प्रोपेन, 3 कार्बन जो गैस होती है प्रोपेन, उसको आप साइक्लिक फॉर्म में लिखिए और एक साइड में उसके अमीनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दो, तो इट विल बी द 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. सो स्टार्टिंग मटेरियल मिथ्योनिन होता है मोस्टली, बाकी ACC भी हो सकता है. नाउ ये देखिए बायोसिंथेसिस मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. वी स्टार्ट विथ मिथ्योनिन. व्हाट इज़ मिथ्योनिन? मिथ्योनिन जो है एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है. ये जो अमीनो एसिड है पहले किससे जुड़ेगा? एडेनिन से जुड़ेगा. और किससे जुड़ेगा? किससे जुड़ता है? एडिनोसाइल मिथ्योनिल सिंथेटिस. ये एक एंजाइम होता है जो कि ATP को ADP में जोड़ता चेंज करता है. और जो एक एडेनिन है वो इससे जुड़ जाता है. एडेनिन कैसे जुड़ता है मिथ्योनिन से? आप इस स्लाइड में ध्यान से देखिए कि ये इसका जो एडेनिन का एडिनोसाइल का जो राइबोस पार्ट है वो हमारे मिथ्योनिन से जुड़ जाता है. एंड देन ACC सिंथेटिस से ACC सिंथेसाइज होगा एंड नेचुरली N मेलोनाइल ACC बनेगा. देन ये जो हमारा 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से देखिए आप इसको देखिए, 3 कार्बन को हमने साइक्लिक फॉर्म में लिखा है, एक साइड उसके अमीनो ग्रुप जोड़ दिया है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. ये इसका ऑक्सीडेशन होता है. सो ACC ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में इट विल चेंज इनटू मिथ्योनिन. एक और बाईपास मैंने आपको दिखाया है, इसमें आप देखिए S एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है वो S मिथाइल थायो एडिनोसिन को में चेंज होता है एंड अल्टीमेटली फिर मिथ्योनिन में चेंज हो जाता है. तो ये साइकिल जो है यंग साइकिल भी कहते हैं इसको. एंड दिस इज बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन. नाउ इन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इथिलीन. फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इथिलीन में आप देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट है इसका इट ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, स्पेशली कौन से सीड्स को? दैट इज़ द सीरियल्स को. इथिलीन एप्लीकेशन जो है ब्रेक करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ जर्मिनेशन. देन जो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स है, आप लोगों ने आलू देखे होंगे जिसमें एक्सिलरी बड्स होती हैं और वो जर्मिनेट कभी कभी हो जाती है, लेकिन अगर आप इथिलीन दे दो तो वो फटाफट जर्मिनेट होगी. तो नेचुरली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसका कौन सा फिजियोलॉजिकल रोल है? इट ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी. सेकेंड जो है इसका इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट कि इट स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग. द हार्मोन इज नाउ नोन टू एक्सेलरेट राइपनिंग इन बनाना, एप्पल एंड टोमेटो. ये 3 फ्रूट्स आप याद रखिए कि इन तीनों फ्रूट्स में ये राइपनिंग इंक्रीज करती है. In apple, the softening of fruit increases with increase in ethylene concentration. अब देखिए फ्रूट सॉफ्ट कैसे होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि इथिलीन जो है ये देखा गया कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ा देता है. सपोज ये सेलुलेज की एक्टिविटी बढ़ाता है, तो सेलुलोज की एक्टिविटी बढ़ाने से सेलुलोज जो सेल वॉल है वो टूट जाएगी और जो हमारा फ्रूट है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा. कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फ्रूट को कलर इम्पार्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी भी देखा गया है कि इथिलीन से इंक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ inhibition. Exogenous application of ethylene inhibits the plant growth. In most of the dicots, growth of the stem, root, leaves inhibited, but it enhances the radial growth as a result of both stem and root swells in the because of ethylene. देखिए
इथिलीन के ट्रिपल इफेक्ट में एक मैंने बताया था कि ग्रोथ को तो इनहिबिट करता है, लेकिन रेडियल ग्रोथ मतलब स्टेम और रूट जो है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। अब देखिए इसी स्लाइड में नीचे आपको तीनों डायग्राम दिख रहा है कि जो स्टेम है उसकी जो है रेडियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और जो लीफ है उसका एब्सिशन इंक्रीज हो रहा है। तो it induces abscission of the leaves, fruits and leaves. Then the abscission increases with the ethylene concentration. तो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा है कि ग्रोथ इनहिबिट करता है एंड इट स्टिमुलेट एब्सिशन। नाउ नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल रोल है, इट इंड्यूस फ्लावरिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपन्स, ethylene inhibits flowering, but in pineapple, mango and lychee it has a stimulative effect. Plants can be treated with ethylene directly or by using ethylene releasing compounds. ethylene किन compounds, इथेफोन मैंने एक नाम बताया ही है, या इथेरिल स्टिमुलेट इथिलीन प्रोडक्शन। तो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, अधिकतर तो वो इनहिबिट करता है, परंतु पाइनएप्पल, मैंगो एंड लीची इसमें स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। तो इनको इथिलीन देते क्या है, वो वाले कंपाउंड्स जो इथिलीन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इथेरिल, सेक्स एक्सप्रेशन, इथिलीन जो है वो सेक्स एक्सप्रेशन को भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल इथिलीन स्टिमुलेट्स फीमेलनेस इन प्लांट्स, कुकुम्बर एंड मेलन। Normally what happens, it produces male flowers earlier than the female flowers. Ethylene stimulate early production of female flower in these crops. अधिकतर नॉर्मल वे में तो क्या होता है कि मेल फ्लावर पहले बनते हैं देन फीमेल बनता है, लेकिन अगर आप इथिलीन दे दो तो क्या होगा, पहले फीमेल बनेंगे एंड देन मेल। नाउ नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है प्लूमुलर हुक फॉर्मेशन। In etiolated dicot seedlings, the plumular tip, that is the shoot apex, is usually bent like a hook. This hook shape is advantageous to the seedling for penetration through the soil, protecting the tender apical growing point from being injured. क्या मतलब है इसका कि देखिए अगर हम कोई भी इट्यूलेटेड सीडलिंग लेते हैं, चाहे पी की आप देखिए, तो उसका टिप जो होगा मुड़ा हुआ होगा। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे कोई भी हमारा सीड मिट्टी के अंदर है और जैसे इससे सीडलिंग निकलती है और मुड़ा हुआ टिप होगा तो वो ज़मीन को खोदते हुए बाहर आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, अगर एपेक्स सीधा हो तो एपेक्स इंजर्ड हो सकता है, मतलब उसको कोई चोट पहुंच सकती है। लेकिन अगर मुड़ा हुआ हो, हुक शेप का होगा, तो हमारा जो एपेक्स है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज दैट फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एंड रूट हेयर्स। Ethylene induces formation of adventitious roots in plants from different plant parts such as leaf, stem, peduncle and even other roots. मतलब रूट्स जो है एडवेंटिशियस आप लोग जानते हो कि रेडिकल से ना बन के प्लांट के किसी और पार्ट से रूट बने तो हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो लीफ से, स्टेम से, पेडंकल से और अदर रूट से भी रूट बनाने को ये इंक्रीज कर सकता है इथिलीन से। इन मैनी प्लांट्स स्पेशली अरेबिडोप्सिस, इथिलीन ट्रीटमेंट प्रमोट्स इनिशिएशन ऑफ रूट हेयर्स। अरेबिडोप्सिस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसपे मैक्सिमम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स पे रिसर्च हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि रूट हेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं अगर हम इसे इथिलीन देते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिपल रेस्पॉन्स। ये मैं बार बार बता रही हूँ, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा। ट्रिपल रेस्पॉन्स मतलब 3 रेस्पॉन्स। अब इसमें इट्यूलेटेड पी सीडलिंग लेंगे हम, और इथिलीन के कारण इसी पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो 3 अगर इथिलीन के कारण क्या क्या हुआ, स्टेम इलोंगेशन रुक गया, स्टेम फूल गया क्योंकि उसकी रेडियल ग्रोथ हुई, और स्टेम जो है उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई। तो एक्चुअल में उसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ना होके उसमें डायोजियोट्रॉपिज्म हो जाएगा कि वो सीधा ऊपर की तरफ ग्रो ना करके वो जो ज़मीन है उसके पैरेलल ग्रो करता है, और इसी के कारण इथिलीन की डिस्कवरी हुई।
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए इनहिबिटर्स ऑफ इथिलीन कौन कौन से हैं। अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन जो इथिलीन के अपोजिट में काम करते हैं, वो केमिकल्स के नाम इस स्लाइड में मैंने दिखाए हैं, दैट इज़ AVG। फिर अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड दैट इज़ AOA। देन सिल्वर आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो इसके अपोजिशन में काम नहीं करते इथिलीन के, लेकिन 5 से 10% अगर हो तो उसके इथिलीन के अपोजिशन में काम करेगी। देन ट्रांस साइक्लोक्टेन and 1 methyl cyclopropane. These are the inhibitors of ethylene, that is ethylene के अपोजिशन में काम करते हैं। Now in the next slide, mechanism of action. mechanism of action ethylene का मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि mechanism of action हम 4 पॉइंट्स के अंतर्गत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि इथिलीन जो है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को चेंज करती है। सेकेंड पॉइंट था कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को कैसे चेंज करती है कि इथिलीन जो है इट इज़ सॉल्युबल इन लिपिड, सो इजीली इट कैन पास थ्रू इट, और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होते ही उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई देता है। इथिलीन जो है जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। जीन एक्सप्रेशन मीन्स एंजाइम चेंज हो जाएंगे। एंजाइम में आप देखिए जो सेल वॉल के एंजाइम है जैसे सेल्यूलेज, या फिर हमारे कलरफुल जो आपको पता ही है कि फ्रूट्स जो है जब पकते हैं तो बहुत ब्राइट कलर्स के हो जाते हैं, वो एंजाइम जो कि ब्राइट कलर फ्रूट में इम्पार्ट करते हैं उनकी एक्टिविटी को चेंज कर देती है। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इथिलीन ऑक्सिन के थ्रू काम करती है। ऑक्सिन के जो इफ़ेक्ट्स है वो इथिलीन के इफ़ेक्ट से बहुत मिलते हैं। या फिर जैसा मैंने इस स्लाइड में दिखाया है जिसमें हम कहते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे इथिलीन कैसे काम करती है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो भी इथिलीन के रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो बाइंडिंग ऑफ द इथिलीन टू द रिसेप्टर, देन एक्टिवेशन ऑफ 1 and more सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड मॉड्यूलेशन, और जैसे ही बाइंड होगा तो सेकेंडरी जो है आपको पता है कि हर हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कोई भी हार्मोन जो है प्राइमरी सिग्नल है, खुद फर्स्ट सिग्नल है, वो जैसे रिसेप्टर से जुड़ेगा तो रिसेप्टर जो है सेकेंडरी सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और सेकेंडरी सिग्नल जो है वो अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये मैं आपको पूरा पहले भी समझा चुकी हूँ। इसमें आप देखिए 2 चीज़ें दिखाई गई है। फर्स्ट हाफ में आप देखिए कि इसमें हमने दिखा है कि जो इथिलीन है उसका रिसेप्टर भी डिस्कवर हो गया है, उसको नाम दिया गया है ETR1। अब अगर इससे इथिलीन नहीं जुड़ता है ETR1 से, तो इथिलीन का एक इनहिबिटर है CTR1 जो कि हमारे एंजाइम दैट इज़ EIN2 से जुड़ जाता है और उसको एक्टिव नहीं होने देता है। तो एक्टिवेटेड CTR1 कीप्स द मेम्ब्रेन प्रोटीन EIN2 इनएक्टिव, और ये जब इनएक्टिव होगा तो विदाउट एक्टिव EIN2 द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि हॉर्सशू शेप का दिखाया गया, आप लोग देखिए EIN3, ये एक्चुअल में सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं, इनएक्टिव रहेंगे। नेचुरली वो न्यूक्लियस में नहीं जाए, अगर चला भी जाता है तो वो DNA से नहीं जुड़ पाएगा। सो EIN3 हैज़ नो इफेक्ट इन द न्यूक्लियस, और फिर हमारे इथिलीन के कारण जो भी ट्रांसक्रिप्शन होना है वो नहीं हो पाएगा। सेकेंड हाफ में आप देखिए कि हमारा जो इथिलीन का रिसेप्टर है उससे इथिलीन जुड़ गई है। जैसे इथिलीन जुड़ती है तो जो इनहिबिटर है CTR1, आप देखिए बिल्कुल एरो से दिखाया गया है, तो CTR1 जो है ETR1 जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है उससे नहीं जुड़ पाएगा, तो उसकी जगह जो हमारा इथिलीन का रिसेप्टर है इट विल प्रोड्यूस सेकेंड मैसेंजर। दिस EIN2 बाइंड्स टू द सेकेंड मैसेंजर एंड एक्टिवेट्स हॉर्सशू शेप का EIN3, और EIN3 जो है वो नेचुरली आप न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके फिर उससे DNA से जुड़ जाएगा, एंड इथिलीन के जो भी इफ़ेक्ट दिखाई देने हैं उसके एंजाइम्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो आप देखिए बिल्कुल ये सिंपल सी चीज़ है, कोई भी हार्मोन है
उसका एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होता है और सेकंड मैसेंजर से वो नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर देता है। नाउ इन दिस स्लाइड आई हैव शोन द सोर्सेज ऑफ इथेलिन, मतलब अब जैसे कॉमर्शियल सोर्सेज कौन कौन से हैं इथेलिन के। तो इथेलिन जो गैस है वो आइदर प्योरली भी यूज की जाती है, इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ केन और सिलेंडर, स्प्रेड इंजेक्टेड इनटू अ चैम्बर। इथेलिन पोर्टेबल केन्स जो होते हैं कंटेन 3 ग्राम जो है सफिशिएंट होती है टू राइप 2 to 6 टन्स, मतलब 2 से 6 टन फ्रूट्स के लिए सिर्फ 3 ग्राम इथेलिन सफिशिएंट होती है। तो ये एक्चुअल में इथेलिन प्योर भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इथेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है दैट इज़ इथेफोन। इट इज़ यूज टू स्प्रे डिप और एसिडिक इन वाटर टू रिलीज इथेलिन। तो इथेलिन को जैसे हमें किसी भी कॉमर्शियली सब्सटेंस से लेना है तो इथेफोन यूज़ करते हैं। इथेलिन मिक्सचर, इथेलिन का मिक्सचर जो है किस किस के साथ मिक्स करते हैं, इनर्ट गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैस ऑक्सीजन। तो इसको एक चैम्बर में हम प्रोवाइड कर देते हैं और ये भी एज अ यूज़ किए जाते हैं। देन इथेलिन जनरेटर्स वाइडली यूज टू मेथड वेयर स्प्रिट प्रोड्यूसेस इथेलिन। देन यूज़ ऑफ राइपन फ्रूट्स, देखिए कुछ फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इथेलिन और उनको हम अनराइपन फ्रूट्स के बीच में रख देते हैं। तो नेचुरली जैसे ये है एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, टोमेटो है, तो ये क्या करते हैं कि दूसरे फ्रूट्स को भी राइपन कर देते हैं। तो जो फ्रूट्स पकते समय खूब सारे इथेलिन प्रोड्यूस करते हैं और उन फ्रूट्स को हम क्लीमेटिक फ्रूट्स भी कहते हैं। तो ये फ्रूट्स जो हैं दूसरे फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इथेलिन। देन रिमूवल ऑफ इथेलिन, इथेलिन जो है अगर एक्सेस में हो जाए तो हम कैसे रिमूव करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि या तो इथेलिन सोर्सेज को हटा दीजिए या फिर आप प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ करिए। ब्रोमिनेटेड और एक्टिवेटेड चारकोल जो है इट ऑल्सो एब्जॉर्ब इथेलिन। इथेलिन इनिबिटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये सब इथेलिन इनिबिटर्स है। देन इथेलिन जो है फ्रूट राइपनिंग में क्या इफेक्ट करती है, इथेलिन डिसाइड्स द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड कट फ्लावर्स। Synthesis of ethylene varies with the maturity of fruits, vegetables and flowers. Synthesis of ethylene is less in young buds while it is more in open and senescing fruits, vegetables and flowers. Endogenous ethylene production takes place in the style which triggers the wilting and senescence of the flowers. The most accepted pathway for synthesis of ethylene is methionine pathway. So this is all about this PPT. इसमें मैंने इथेलिन के बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बताया है और ये आप लोगों को मैं होप करती हूँ समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथेलिन। थैंक यू सो मच।